हेलो बच्चों, आज हम लोग मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम मतलब आधुनिक वाले पर नहीं आए हैं, मेंडलीफ का। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ और दोष को हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें जो है ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी है, केवल आवर्त सारणी को देखना। पिछले वीडियो में आवर्त सारणी को मैं एक छोटा रूप देने का मैं प्रयास किया था, तो उसको देख लीजिए। उसमें क्या, उससे बनने से लाभ क्या हुआ, मेंडलीफ जो इतना प्रयास किए, परिश्रम किए, क्यों किए। तो पहला उनका लाभ ये था, मेंडलीफ के लघु रूप आवर्त सारणी के गुण। आवर्त सारणी से तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन सरल हो गया। तत्व और उनके यौगिक सरलता से अध्ययन करने में बहुत आसानी हो गई। किसी उपवर्ग की एक सामान्य, किसी उपवर्ग ए बी दो उपवर्गों में बांटा गया था, समान लक्षणों के अध्ययन में उस उपवर्ग के सभी तत्वों के गुणों की जानकारी हो जाती है। एक का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो उस उपवर्ग में जितने भी तत्व हैं, जैसे फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो हम एक अध्ययन लिथियम, सोडियम कर ले तो लगभग पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि का हम गुणों के बारे में बता सकते हैं। तीसरा है, आवर्त सारणी विभिन्न तत्वों के गुणों में सह संबंध स्थापित करती है तथा उसमें विभेद करती है, अलग अलग बता देती है। विभिन्न तत्वों के गुणों में सह संबंध, क्या संबंध हो सकता है तत्वों गुणों में। अगला है, आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन तथा परमाणु भार निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे प्लेटिनम, यूरेनियम इत्यादि कई तत्वों का परमाणु भार उसकी आवर्त सारणी में स्थिति को देखते हुए संशोधित किए गए। किसके किसके? प्लेटिनम और यूरेनियम और कई तत्व हैं। आवर्त सारणी से तत्वों की संयोजकता संशोधित किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। वर्ग के आधार पर संयोजकता निकाल भी सकते हैं। जैसे इंडियम की पहले संयोजकता 2 थी, पहले इसकी संयोजकता 2 मानी गई इंडियम की, आयन, और यह वर्ग 3 में परंतु रखा गया था। संयोजकता 2 मानी गई, लेकिन यह गुण होता है कि जो तत्व जिस वर्ग में होगा उसकी संयोजकता उस वर्ग के लगभग बराबर होती है। कल इसमें हुआ था। बाद में अध्ययन किया गया, क्या तुल्यांकी भार, परमाणु भार ज्ञात किया गया और उसके आधार पर जब संयोजकता की 3 प्राप्त हुई इंडियम की। इसी तरह बेरिलियम को दूसरे वर्ग में रखा गया, इसकी संयोजकता 3 बताई गई, परंतु बाद में इसका भी अध्ययन किए तो बेरिलियम की भी संयोजकता 2 हुई 3 से, और द्वितीय वर्ग में इसका स्थान जो सुनिश्चित हुआ वह एकदम न्यायोचित था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब देखिए क्या दिमाग लगाकर जो है मेंडलीफ ने जो रख दिए वह लगभग सत्य रखी। आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है। उसमें जो जगह जगह कहीं कहीं जगह छोड़े हुए थे तो उसमें बाद में जो तत्व खोजा गया कि भाई अभी तत्व बहुत से हैं जो हमें नहीं पता है, आप लोग आइएगा और खोजिएगा। तो आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज करने के लिए बहुत प्रेरणा मिली और बाद में खोजा भी गया। इसके दोष क्या हैं? मेंडलीफ की लघु आवर्त सारणी के दोष क्या हैं? हम लाभ और दोष आज पढ़ रहे हैं। तो पहला दोष नंबर 1, किसी का दोष गिनाना है तो समस्थानिकों एवं संभायकों को स्थान देने में कठिनाई। मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम यही था, तत्वों के भौतिक व रासायनिक उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो अब उसमें भार को बढ़ते हुए क्रम में हम समस्थानिक होते हैं। तो मान लीजिए कि समस्थानिक के भार अलग, परमाणु भार अलग अलग हुए तो उनको अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, लेकिन उनको जो है एक ही जगह उन्होंने दिया, तो समस्थानिकों एवं संभायकों के स्थान देने में कठिनाई हुई। दूसरी कठिनाई थी कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होना। हम लोग तो कह देते हैं हाइड्रोजन को पहले में है, लेकिन पिछली जो वीडियो में देखिए हाइड्रोजन को 2 स्थान दिया गया है, पहला और 7वां। तो ये मेंडलीफ की मूल ये भी दोष था। तीसरा है, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के लिए
आवर्त सारणी में स्थान नहीं रखा गया था, उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में कहीं वहां जगह ही नहीं मिल पा रही थी। अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखना, जैसे टेलुरियम का, भाई मेंडलीव का नियम था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो टेलुरियम का परमाणु भार 127.6 था और ये आयोडीन का परमाणु भार 127 था। तो अब टेलुरियम को छठवें ऑक्सीजन परिवार के साथ रखा गया, छठवें में, और सातवें वर्ग में जो है आयोडीन को रखा गया 127 परमाणु भार को देखते हुए। ये भी उनके हिसाब से दोष में था, क्योंकि अधिक परमाणु भार वाले को पहले रख देना और कम परमाणु भार वाले को बाद में रख देना। इसी तरह कोबाल्ट और निकिल को, कोबाल्ट का परमाणु भार यहाँ पर 8वें, कोबाल्ट का परमाणु भार 58.93 और निकिल का परमाणु भार 58.7, यानी इसके बावजूद भी मेंडलीफ ने कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया। नियमानुसार, उनके अनुसार तो होना चाहिए था निकिल को पहले, कोबाल्ट को बाद में, लेकिन कोबाल्ट पहले रखा गया और निकिल बाद में रखा गया। उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिए, उत्कृष्ट अक्रिय गैसें, नोबल गैसों के लिए। विभिन्न गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा जाना, जैसे क्षार धातुएं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये क्षार धातुएं हैं, अत्यधिक क्रियाशील, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। कहते हैं कि भाई सोडियम को इतना क्रियाशील है कि हाथ में रखेंगे तो हाथ जलने लगता है, इसलिए सोडियम केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और 6 मुद्रा धातुएं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये लगभग अक्रिय गैसें हैं, क्रिया नहीं समान। सोने के भाई तो गहने बनते हैं, लेकिन सोडियम के गहने नहीं बनते हैं। अगर सोडियम के गहने बन गए और पसीना हो गया तो उंगली में है तो उंगली कट जाएगी, गला में है तो गले में आग लग जाएगी। इसलिए गहने किसके बनते हैं? सोने के। लेकिन वहाँ पर दोनों को एक ही साथ रखा गया, जो एक बहुत बड़ा दोष था। तत्वों की परिवर्ती संयोजकता, ये भी दोष है। दीर्घ आवर्त सारणी में तत्वों को सम विषम श्रेणियां होना, ये भी दोष है। तत्वों के में विकर्ण एवं क्षैतिज संबंध होना, ये दोष है। अब इसके बाद जब आधुनिक आवर्त नियम आया, क्या तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। केवल इतना बस कह देने से दोष नंबर 1 और दोष नंबर 4 अपने आप रिमूव हो गया। क्या? तत्वों के भौतिक, परमाणु भार का नाम खत्म हो गया, परमाणु क्रमांक आ गया, तो समस्थानिक के कई जगह रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, चौथा था कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व पहले रखे गए थे, कम परमाणु भार वाले बाद में रखे गए थे। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, जैसे कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, निकिल का 28, तो 27 के बाद 28 आता, कोई दिक्कत नहीं। 0 वर्ग जोड़ देने से 5वां दोष दूर हुआ। 0 वर्ग आवर्त सारणी के बाहर अलग से जोड़ दिया गया, तो ये 5वां दोष दूर हो गया। लेकिन अन्य दोष अभी आवर्त सारणी में बरकरार हैं, और लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स को आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया। और इसके बाद इसमें कुछ और संशोधन करके एक मॉडर्न पीरियाडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट लॉन्ग फॉर्म दिया गया है। आइए देख लेते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। ये है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट लॉन्ग फॉर्म। हाइड्रोजन, ये इसमें ये वाले खाने जो है ये वर्ग कहलाए। ये देखिए 1 से लेकर 18 तक हैं। और ये 36 खाने, 1 2 3 4 5 6 7, यह जो है आवर्त कहलाए। पहले में देखिए 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में, दूसरे में देखिए 8 तत्व, तीसरे में भी 8 तत्व, चौथे में 18 तत्व, पांचवें में भी 18 तत्व, छठवें में 32 तत्व। यहाँ देखिए लैंथेनाइड सीरीज है, ये आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया है। और सातवें भी 12, ये भी यहाँ एक्टिनाइड्स हैं, यहाँ पर है ये
यहाँ 89 से लेकर 103 तक। अब देखिए परमाणु क्रमांक 92 के बाहर के तत्व, 92 से आगे के तत्व इसके ट्रांसयूरेनिक तत्व कहलाते हैं। और ये किसी खोजकर्ता के नाम पर या फिर बाद में इसका हम लोग अगले वीडियो में नामकरण कर देंगे, IPAC नाम 100 और उसके बाहर के तत्वों को हम लोग अध्ययन करेंगे। इस तरह जो है इस अगले वीडियो में हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इसके लिए आप ये थ्योरेटिकल है और आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी और क्या उपयोग है इसका, परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का नाम हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।